हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक्सपी क्लासेस में। मेरा नाम है मुकुंद। कक्षा 12 गणित के अंतर्गत हम लोग अध्याय 11 त्रिविमीय ज्यामिति चैप्टर नंबर 11 थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री को पढ़ रहे थे। इससे पहले मैं आपको एक्सरसाइज 11.1 का जो पार्ट 1 है, यानी जिसमें मैंने एग्जाम्पल और कॉन्सेप्ट को कवर किया है, वो मैं दे चुका हूँ। यदि आपने पुराना वीडियो नहीं देखे तो कक्षा 12 गणित की प्लेलिस्ट को एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा। वहाँ पर आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज भी मिल जाएगी, उसको भी जरूर चेकआउट कीजिएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित हो सकती है। इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हम लोग एक्सरसाइज 11.1 का पार्ट 2 देखने वाले हैं, यानी कंप्लीट प्रश्नावली को देखने वाले हैं। बहुत ही सरल है, कुछ ज़्यादा कठिन है नहीं है इसमें। अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलिएगा। जरूर से जरूर कीजिए कमेंट्स, तो आप जरूर से जरूर कीजिए कि आपको ये जो वीडियो लेक्चर प्रोवाइड होते हैं वो आपके लिए कितने ज़्यादा बेनिफिशियल और कितने ज़्यादा यूजफुल साबित हो रहे हैं। इस बारे में आप अपनी राय, सुझाव, जो भी अच्छा बुरा है, आप ज़रूर कमेंट्स में बताइए कि और क्या क्या आप चीज़ें चाहते हैं और क्या क्या सुधार हो सकते हैं। यदि आप लाइव क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, लाइव क्लासेस अटेंड करना चाहते हो, तो हमारी एप्लीकेशन को जरूर से जरूर डाउनलोड करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर प्ले स्टोर में सर्च कीजिए एक्सपी क्लासेस, वहाँ से भी आप हमारी एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें। सर्च करें एक्सपी क्लासेस, वहाँ से भी आपको हमारी एप्लीकेशन मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा आपको PDF नोट सॉल्यूशन और एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप भी प्रोवाइड किया जाता है, ताकि कोई भी अगर आपको कोई परेशानी होती है, कोई भी क्यूरी है, तो आप अपनी क्यूरी को, अपनी परेशानी को वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप हमसे पर्सनल तौर पे मिलना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जरूर फॉलो करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम के सभी के, वहाँ पर लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए ज़्यादा देर न लगाते हुए एक्सरसाइज 11.1 का पार्ट 2 देखते हैं। एक्सरसाइज 11.1 की बात करते हैं, ठीक है। और आपको पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दे रहा है कि यदि एक रेखा एक्स वाई जेड अक्ष के साथ क्रमशः 90 डिग्री, 135 डिग्री, 45 डिग्री ये कोण बनाती है, तो इसकी दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। ठीक है, सवाल बहुत ही आसान है। उदाहरण नंबर 1 आपको याद होगा, उदाहरण नंबर 1 हमने हल किया था, वहाँ से उसी प्रकार का सवाल कर लेना है। आपको दिया क्या है, दिया है कि अल्फा 90 डिग्री, बीटा 135 डिग्री एंड गामा 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे दिक् कोसाइन सिंपली। ठीक है ना। और उदाहरण नंबर 1 में की तरी कर रहे हैं, कैसे भाई, आसान है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। सो एल बराबर कॉस अल्फा बराबर कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 का मान 0, फिर एम कॉस बीटा यानी कि कॉस 135 डिग्री। अब 135 को हल कर लीजिए, 135 का मान आएगा माइनस का 1/√2। ठीक है, क्योंकि कॉस 45 का मान होता है। अब कॉस 45 से 135, 225, 315 इस हिसाब से चलता है, और 135 जो है दूसरे चतुर्थांश में है, तो माइनस का 1/√2। ठीक है, एंड एन बराबर कॉस गामा, तो कॉस गामा कितना भाई, कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 का मान 1/√2। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि अतः अभीष्ट दिक् कोसाइन, अभीष्ट दिक् कोसाइन कितने हो जाएंगे, 0, माइनस का 1/√2 एंड 1/√2, ये हो जाएगा भाई आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। ठीक है, और ये कह रहा है एक रेखा की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए जो निर्देशाक्षों के साथ समान कोण बनाती है। अब यहाँ पर ये बात है कि समझने वाली बात है। पहली बात तो ये क्वेश्चन आप लगा चुके हो, कहाँ लगा चुके हो आप कमेंट्स करके बता देना। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 में ये क्वेश्चन आपने लगाया है, आपको याद आना चाहिए। ठीक है, और कहाँ लगाया है, अगर आपने मेरे वीडियो देखे हैं, एक्सरसाइज लगाई है, तो आपको पता होगा ये क्वेश्चन किस में लगाया है। तो कमेंट्स करके बता देना कि ये क्वेश्चन आपने कहाँ लगाया है। ठीक है, तो देखते हैं सवाल। पहले बात तो कह रहा है कि रेखा निर्देशाक्षों के साथ समान कोण बनाती, तो माना रेखा निर्देशाक्षों के साथ समान कोण थीटा बनाती है। इसका मतलब क्या, इसलिए अल्फा बराबर भी हमने थीटा ले लिया, बीटा बराबर भी हमने थीटा ले लिया, और गामा बराबर भी हमने थीटा ले लिया। अब वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं भाई, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस
कॉस स्क्वायर गामा बराबर क्या होता है भाई 1 होता है। तो यहाँ पर हम रख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी कि 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/3, यानी कि कॉस थीटा बराबर 1/√3। ठीक है, और प्लस माइनस में ले लेंगे, रेखा की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो आप क्या करेंगे प्लस माइनस में ले लेंगे, प्लस माइनस 1/√3। ठीक है, तो यहाँ से आप कह देंगे अतः अभीष्ट रेखा के दिक कोसाइन। ठीक है, रेखा के लिए प्लस माइनस 1/√3 हो जाएंगे। रेखा के दिक कोसाइन प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर। ओके, अब आपको याद होना चाहिए ये क्वेश्चन आपने पिछली बार कहाँ लगाया था, अध्याय 10 जो चैप्टर आपका वेक्टर अलजेब्रा वाला था, सदिश बीजगणित चैप्टर नंबर 10, उसकी विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 11 है, जाके देख लीजिए। मैंने आपको बताया भी, ये समझाया भी है। अध्याय 10 चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा का विविध प्रश्नावली मिसलिनियस एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नंबर 11 है। और मैं आपसे कहता रहता हूँ कि विविध प्रश्नावली और विविध उदाहरण, भैया आप जाके देखिए, मैंने बताया है कि विविध उदाहरण और विविध प्रश्नावली, मैं एक बात आपको बता दूं, विविध प्रश्नावली तो देखते हैं लेकिन विविध उदाहरण बहुत कम स्टूडेंट देखते हैं। तो आप बताइए कि आप लोगों में से किसने विविध उदाहरण नहीं देखे। विविध उदाहरण जरूर देखिएगा, क्यों? क्योंकि विविध प्रश्नावली और विविध उदाहरण दोनों से ही सवाल बनते हैं भैया, और इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं, क्योंकि उसमें जो सवालों का लेवल होता है वो थोड़ा अच्छा होता है, और वो सवाल आपके बोर्ड पेपर में आते हैं। तो विविध उदाहरण और विविध प्रश्नावली आप दोनों ही चीज़ें देखा कीजिए, और जो भी नहीं हुआ है वो हो जाएगा, उसकी परेशानी नहीं लीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। कह रहा है यदि एक रेखा के दिक अनुपात -18, 12, -4 है तो इसकी दिक कोसाइन क्या है, ये आपको बताने के लिए कह रहा है। रेखा के दिक अनुपात आपको दे दिए। ठीक है, अच्छा आपको याद होगा उदाहरण नंबर 2 हमने लगाया था, बिल्कुल वही चीज़ है। ठीक है ना, सेम टू सेम। तो रेखा के दिक अनुपात आपको पता है कि x2 - x1 बराबर -18, देन y2 - y1 बराबर 12 एंड Z2 - Z1 बराबर -4 हो जाएंगे। अब यहाँ से हम रेखा निकाल लेते हैं, रेखा की लंबाई। ठीक है, रेखा की लंबाई, ओके, यानी कि स्मॉल डी ले सकते हैं। अंडर रूट ऑफ क्या होता है x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर प्लस Z2 - Z1 स्क्वायर, ये है। ठीक है, सो यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं, d बराबर अंडर रूट ऑफ, ये हो गया -18 का वर्ग, देन यहाँ पर हम ले रहे हैं कि 12 का वर्ग प्लस -4 स्क्वायर, ये ले लिया इस तरीके से। सो 324 प्लस 144 प्लस 16। ठीक है, सो ये कितना हो रहा है 484 हो रहा है, बिल्कुल 484। तो कितना आ जाएगा 22। ठीक है, आपको दिक कोसाइन निकालने, दिक कोसाइन। ठीक है, तो दिक कोसाइन क्या होता है भाई, ये होता है आपका x2 - x1 अपॉन जो रेखा की लंबाई यानी PQ कहते थे ना, तो उसको अपन d ले सकते हैं, एंड y2 - y1 अपॉन d एंड Z2 - Z1 अपॉन d। भाई आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा, यही पढ़ा ना, x2 दिक कोसाइन के लिए x2 - x1 अपॉन PQ, y2 - y1 अपॉन PQ एंड Z2 - Z1 अपॉन PQ। तो PQ क्या है भाई, रेखा की लंबाई है ना। सो यहाँ से हो जाएगा -18/22, 12/22 एंड माइनस का 4/22, 2 से काट लेंगे, तो माइनस का 9/11 एंड 6/11 माइनस का 2/11। तो यहाँ से हम कह सकते हैं अतः रेखा के अभीष्ट दिक कोसाइन कितने हो जाएंगे भाई, -9/11, 6/11 एंड माइनस का 2/11 है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने उदाहरण नंबर 2 में लगाया था, कोई दिक्कत नहीं, इस तरीके से कर लेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। आपको करके दर्शाइए कि बिंदु 2, 3, 4 -1, -2, 1 और 5, 8, 7।
ठीक है, संरेख है। तो देखो संरेख पर अपन ने काफ़ी सवाल लगाए हैं, पिछले एक्सरसाइज में भी आपने संरेख वाले सवाल लगाए थे, और मैंने आपको उदाहरण में भी समझाया था, उदाहरण नंबर 5 में, कि संरेख को दिखाने के आपके पास कई तरीके हैं। संरेख दिखाने के आपके पास कई तरीके हैं, जैसे दिक् अनुपात समानुपाती दिखा दो, इसके अलावा सदिश वाला मैटर दिखा सकते हो, ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी, ये दिखा सकते हो। इसके अलावा लंबाई के हिसाब से भी दिखा सकते हो। तो काफ़ी चीज़ें हैं करने के लिए संरेख को दिखाने के लिए, जो से भी आपको मैटर अच्छा लगे वो आप कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर बेसिकली अभी अगर बिंदु की बात करें तो दिक् अनुपात वाला एक मेथड ले लेते हैं सबसे पहले, तो अपन दिक् अनुपात वाला, ठीक है, ये फर्स्ट मेथड हो गया। और दिक् अनुपात के लिए हम ले लेते हैं ए बी के दिक् अनुपात। तो ए बी के दिक् अनुपात क्या, x2 माइनस x1 करते हैं ना, यानी -1 और माइनस का 2 हो जाएगा, -2 -3 हो जाएगा, 1 -4 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा -3 -5 एंड -3। एंड बी सी के दिक् अनुपात, ठीक है, बी सी के दिक् अनुपात, अगर हमने बी सी के दिक् अनुपात देखे तो 5 और माइनस, और ये फिर -1 है, 8 माइनस एंड -2 है, 7 -1। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा भाई, ये हो जाएगा 6, देन 10, देन ये हो जाएगा 6, ठीक है। अच्छा, तो अगर हम इसका दिक् अनुपातों का वो देखें, ठीक है, ए बी के दिक् अनुपात अपॉन बी सी के दिक् अनुपात देखते हैं, ठीक है। ए बी के दिक् अनुपात बटे बी सी के दिक् अनुपात, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपने ऐसे किया तो -3/6, -5/10, -3/6, तो ये हो कितना रहा है, ये हो रहा है -1/2। ये भाई है ना, सब चीज़ें मिलके अगर आप -3/6, -5/10, -3/6 देखें तो -1/2 हो रहा है। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि चूंकि ए बी के दिक् अनुपात और बी सी के दिक् अनुपात समानुपाती हैं और बी उभयनिष्ठ है, ठीक है। इसलिए बिंदु ए बी सी संरेख है, इसलिए बिंदु ए बी सी संरेख है। तो यहाँ से आपको संरेख दिखाना था, तो इस एक तरीका तो ये हो गया, है ना, हैंस प्रूफ। दूसरे आप सदिश वाला मेथड लगा सकते हो कि भाई ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी। तो उसके लिए हम बिंदु ले लेते हैं सबसे पहले, तो आपको जो दे रखे हैं भाई बिंदु ए बी सी, ठीक है ना। तो ए बी सी कितना दिया, ए दिया था 2 3 4, देन बी था -1 -2 एंड 1, एंड था 5 8 7। तो यहाँ से आप स्थिति सदिश निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर। देखो आपसे ये नहीं कहेगा कि किस मेथड से लगाओ, आपसे तो सीधे कहेगा भाई ए बी सी है, 3 बिंदु संरेख दिखा दो। अब आपकी मर्जी, आप कौन सा मेथड लगाते हो, ठीक है ना। हाँ, इससे परेशान होने की जरूरत नहीं कि सर आपने वहाँ पर वो बताया था, यहाँ पर ये बताया था, ये परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए परेशान मत होना, ओके। सो ये हो गया। अच्छा, काफ़ी लोग, मैंने कमेंट्स पढ़े हैं कि काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि सर वो जो चैप्टर नंबर 9 है वहाँ पर आप कभी सी ले लेते हैं, कभी लॉग सी ले लेते हैं, तो उसमें भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप सी का इस्तेमाल करके भी निकाल सकते हैं और लॉग सी का भी इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं। अगर आपने मेरे पूरे वीडियो अच्छे से देखे हैं तो आप ये समझ पाएंगे कि मैंने उस चीज़ का जो सोल्यूशन है वो वहीं बता दिया था। आप सी लेकर भी कर सकते हैं, लॉग सी लेकर भी कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए सी ले रहे हैं और बाद में आप इसको ई की पावर फी को बाद में आप सी डैश या C1 लिख सकते हैं, ठीक है ना, इस हिसाब से। या फिर अगर आप अकेला लॉग सी ले रहे हैं तो लॉग सी के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी, तो उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। बाद में आपको एक अचर पद लेना, आपको आंसर नहीं पता रहेगा। तो मेरी बात समझिए, मैंने अपने वीडियो लेक्चर में आपको अच्छी तरीके से क्लियर कर रखा कि आपको सी और लॉग सी के लिए परेशान होना नहीं है। ये बात हो रही है अध्याय नंबर 9 की। अवकल समीकरण आपका है चैप्टर नंबर 9, वहाँ पर काफ़ी लोगों ने कमेंट्स किए, ठीक है। अगर आपको इस चीज़ की प्रॉब्लम अभी भी हो रही है तो भाई एक चीज़ हमेशा याद रखा करो, वीडियो लेक्चर अगर आप एंटायर देखते हैं शुरू से लेके आखिरी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी भी प्रकार की, क्योंकि उसमें एक एक चीज़ की प्रॉब्लम है, मुझे पता है कहाँ आपको फंस रहे होगी, कहाँ पर कोई दिक्कत आएगी, तो मैंने उस चीज़ का सोल्यूशन पहले से ही बता रखा होता है,
ठीक है। तो इस चीज़ के लिए परेशान मत हुआ करो। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखा करो कि कोई भी चीज़ हो, अधूरा ज्ञान हमेशा दिक्कत देगा, ठीक है। अधूरा ज्ञान हमेशा आपको दिक्कत देगा। तो जरूरी है कि आप शुरू से लेकर आखिरी तक पूरी चीज़ देखा करो, क्या बता रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, क्या समझाया गया है, तो वो सारी चीज़ें आप को क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखा करो कि अधूरा ज्ञान नहीं होना चाहिए, पूरी चीज़ देखा करो, पूरा चीज़ समझा करो। उदाहरण और प्रश्नावली के साथ साथ उदाहरण भी महत्वपूर्ण होते हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप स्थिति सदिश निकाल आते हैं। बैक टू द क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सेकंड मेथड होने वाला है आपका, ये जो है ये आपका भाई सेकंड मेथड ले लें, सेकंड मेथड, ठीक है। तो ये सेकंड मेथड ले लिया हमने। स्थिति सदिश निकाल लेते हैं। तो स्थिति सदिश के लिए क्या भाई, ओ ए कितना हो जाएगा, ओ ए हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ओ बी वैक्टर ले लिया, माइनस आई कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। एंड ओ सी वैक्टर ले लेंगे 5i कैप प्लस 8j कैप प्लस 7k कैप। अब यहाँ से हम निकालते हैं सबसे पहले ए बी वैक्टर, तो जो हो जाएगा ओ बी माइनस ओ ए वैक्टर, यानी कि माइनस आई कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। एंड माइनस का अंदर गुणा करेंगे सो ये निकल के आएगा 2i कैप माइनस का 3j कैप माइनस का 4k कैप, ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 3i कैप माइनस का 5 3 2 5 5j कैप। एंड 4 में से एक जाएगा k, तो ये जाएगा माइनस का 3k कैप। इतना हो जाएगा ए बी। देन बी सी वैक्टर की बात करेंगे तो ओ सी माइनस ओ बी वैक्टर, तो ओ सी कितना है भाई, 5i प्लस 8j प्लस 7k, है ना। माइनस ओ बी वैक्टर करना है तो माइनस माइनस ये प्लस का आई कैप प्लस का 2j कैप माइनस का k कैप, ठीक है। सो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, 5i एंड i मिलके हो जाएगा 6i कैप, 8j एंड ये हो जाएगा भाई 10j कैप, एंड ये बचेगा प्लस का 6k कैप, ठीक है। देन ए बी सी एंड ए सी वैक्टर निकालेंगे। तो ए सी वैक्टर कितना, ओ सी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर। ओ सी कितना था, 5i कैप प्लस 8j कैप प्लस 7k कैप। माइनस ओ ए वैक्टर करना है तो ओ ए वैक्टर के लिए माइनस के साथ हो जाएगा 2i कैप माइनस का 3j कैप माइनस का 4k कैप, इतना निकलेगा। तो यहाँ से बचेगा 3i कैप, 8 में से ये गया तो ये बचेगा भाई प्लस का 5j कैप, 7 में से जाएगा तो प्लस का 3k कैप, इतना बचना है, ठीक है। संरेख होने के लिए हम क्या दिखाएंगे भाई, ए सी वैक्टर बराबर ए बी प्लस बी सी वैक्टर। तो ए सी वैक्टर आपने निकाला 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 3k कैप, ये निकाला, बराबर ए बी वैक्टर कितना निकाला भाई, ए बी वैक्टर माइनस 3i माइनस 5j माइनस 3i माइनस का 5j माइनस का 3k, ये निकाला। एंड बी सी वैक्टर आप देख रहे हैं 6i कैप प्लस 10j कैप प्लस 6k कैप, इतना देख रहे हैं आप। तो यहाँ से आपका कितना बच जाएगा, 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 3k कैप, और बराबर में आ जाएगा ये, आप अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं यहाँ से तो ये हो रहा है 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। तो यहाँ से आप सिंपली कह सकते हैं कि भाई चूंकि LHS बराबर RHS, यहाँ देख रहे हैं LHS बराबर RHS, तो यहाँ से आपने कह दिया कि हैंस प्रूव्ड, ठीक है, हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। यहाँ से आप कह सकते हैं कि इसीलिए या फिर अतः बिंदु ए बी सी संरेख है, बिंदु ए बी सी संरेख है, ठीक है। तो अगर हम एक और मेथड की भी बात कर लें, देखो तीन मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, तीन तरीके से बता रहा हूँ, तो करने के लिए आपके पास काफ़ी चीज़ें हैं, ठीक है, किसी भी तरीके से आप लगा सकते हैं। देखो यहाँ पर संरेख दिखाने के लिए मैंने आपसे कहा है कि कोई भी तरीका अपना लीजिए, कोई एक तरीका अपना लीजिए, ठीक है, और परेशान होने की ज़्यादा इसमें ज़रूरत नहीं। अब यहाँ पर ए बी बी सी और सी ए है, तो हम ए बी बी सी और सी ए की पहले लंबाइयाँ निकाल लेंगे, ठीक है, और फिर देखेंगे कि कौन किसके जोड़ने के बराबर हो रहा है, ठीक है। सो ए बी बी सी एंड सी ए निकालते हैं, लंबाई निकालेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी लगा के। तो ए बी बराबर ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ कितना, ए बी के लिए x2 माइनस x1 यानी -1 माइनस 2 स्क्वायर प्लस में हो जाएगा -2 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हमने ए बी निकाला, बराबर में अंडर रूट ये हो जाएगा -3 स्क्वायर,
फिर माइनस का 5 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर ये ले लेंगे, ठीक है। सो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, क्लियर जा रहा है सारी बातें, ओके। 9 प्लस 25 प्लस 9, ठीक है। तो ये हो जाएगा 34 43, ठीक है ना। ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 43, ओके। देन ए बी के बाद बी सी ले रहे हैं, तो बी सी के लिए बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 5 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 8, आपके सामने जो बिंदु है वो होने चाहिए, ठीक है ना। 7 माइनस 1 स्क्वायर, इस तरीके से। तो यहाँ पर ये हो रहा है 6 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ओके। तो यहाँ से हो जाएगा भाई 36 प्लस 100 प्लस 36, तो 36 ये हो जाएगा 72 एंड 172, ओके। सो 172 है, तो यहाँ से हम कर सकते हैं 43 मल्टीप्लाई 4, तो ये जाएगा 2 अंडर रूट 43 इतना। देन ए बी सी हो गया एंड सी ए निकालते हैं, तो सी ए, अच्छा तो भाई सी ए कितना ले रहे हैं, अगर हम सी ए की बात करें तो अंडर रूट ऑफ 2 माइनस 5 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 8 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ा सा माइनस सही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये माइनस अब लग गया, ओके। सो माइनस 3 स्क्वायर प्लस माइनस 5 स्क्वायर प्लस में यहाँ 7, ये कितना बच जाएगा 3 माइनस का 3 स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पर हम ले सकते हैं कितना 9 प्लस 25 प्लस 9, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 43। अब देखो ए बी और सी ए अगर इन दोनों को मिला दें तो बी सी के बराबर हो रहा है, तो यहाँ से आप आसानी से कह सकते हैं कि सी ए प्लस ए बी, ठीक है। चूँकि संरेख होने के लिए संरेख होने के लिए हम क्या दिखा रहे हैं भाई, सी ए प्लस ए बी बराबर बी सी, ये ले रहे हैं, है ना। और सी ए कितना निकाला था अंडर रूट 43, ए बी भी अंडर रूट 43 था, बी सी था 2 अंडर रूट 43, तो आप आसानी से कह सकते हैं कि 2 अंडर रूट 43 बराबर 2 अंडर रूट 43 ये दिखा रहे हैं। और यहाँ से आपने कह दिया भाई एल एच एस बराबर आर एच एस, ठीक है। तो अतः दिए हुए बिंदु ए बी सी संरेख है, ठीक है। दिए हुए बिंदु संरेख है, हैंस प्रूव्ड, ठीक है ना। इस तरीके से करना है। तो देखो एक चीज़ मैं काफ़ी नोटिस करता हूँ कि स्टूडेंट कहते हैं कि सर आप बोरिंग तरीके से पढ़ा रहे हैं, या फिर अगर आपको लगता है तो देखो पढ़ाई हमेशा बोरिंग ही होती है, ठीक है। मेन बात यह है कि आपका दिल और आपका जो मन है उस बोरिंग चीज़ को इंटरेस्टिंग वे से बना पा रहा है कि नहीं। मैं जितनी अपनी तरफ से हो सकता है मैं उस हिसाब से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ कि आपको इंटरेस्टिंग चीज़ें तरीके से समझ में आए। अब देखो पढ़ाई के साथ कॉमेडी नहीं हो सकती है, ठीक है ना। अगर टीचर आपको डांस करके दिखा रहा है तो फिर वो सीरियस, पढ़ाई हमेशा इस बात को ध्यान रखिए। हाँ, आप अपने मन को थोड़ा सा अलग मूड को चेंज करने के लिए आप थोड़ा बहुत इंटरटेन होने के लिए कर सकते हैं, लेकिन पढ़ाई के साथ कॉमेडी नहीं होती, ये मेरा मानना है। तो आप पढ़ाई को सीरियस होकर भी कीजिए, लेकिन ऐसे नहीं कि बिल्कुल आप बोर हो रहे हैं, बोर नहीं। यही तो बात है, आप किस तरीके से पढ़ रहे हैं, आपका जो मन है, आपका जो दिल है, वो पढ़ाई के प्रति बोरिंग ला रहा है कि नहीं ला रहा है, ये मेन बात होती है। अगर आप बोर हो रहे हैं तो फिर आप का रास्ता पढ़ाई के अलावा कुछ और होना चाहिए, क्योंकि रास्ते हमारे पास बहुत होते हैं, मंजिलें हमारे पास बहुत होती है। आपको सोचना है कि किस तरफ आपको कौन सी मंजिल की तरफ जाना है, ठीक है ना। मेरी बात आप समझ गए होंगे कि देखो वही बात है कि अगर आप पढ़ाई को किस वे में, देखो सोचने का नज़रिया होता है। बस कई बार क्या होता है कि सामने वाले का सोचने का नज़रिया होता है कि कौन सा व्यक्ति किस हिसाब से सोच रहा है उस चीज़ के लिए। अगर आपका पढ़ाई में मन लगता है तो वही चीज़ आपको इंटरटेनमेंट और चार्मिंग लगने लगती है, खूबसूरत लगने लगती है कि भाई हाँ यार मुझे मज़ा आ रहा है, पढ़ाई में अच्छा लग रहा है। अगर आपको पढ़ाई बोरिंग लग रही है तो सिर्फ आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट कीजिए और कोई दूसरा रास्ता अपनाइए। नहीं तो अगर जिसको पढ़ाई बहुत अच्छी लग रही है, पढ़ाई में मन लग रहा है, या फिर कोई एक ऐसा पर्टिकुलर सब्जेक्ट है जिसको पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, उस चीज़ को आप फॉलो कर सकते हैं। नहीं तो सिर्फ आप अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कीजिए और आप अपनी मंजिल, जो आपका रास्ता है, हमेशा एक गोल बना के चलना चाहिए, ठीक है। अब वो जो रास्ता है, वो जो गोल है आपका, उस गोल तक पहुंचने का जो रास्ता है वो आपको पता होना चाहिए,
ठीक है। और मंजिल पर पहुंचने का जितना आनंद नहीं होता उतना होता है उन रास्तों पर चलने का आनंद। जैसे कहते नहीं है कि सफ़र अगर आप कर रहे हैं तो वहाँ उस मंजिल पर पहुंचने का आनंद नहीं है जितना आप उस सफ़र को एंजॉय करके हुए चल रहे हैं, उस सफ़र का एंजॉयमेंट है। तो ये आपका सफ़र है, ठीक है। वो सफ़र दुख वाला सफ़र नहीं, इंग्लिश वाला नहीं, हिंदी वाला सफ़र। मतलब आपका जो आप जो रास्ता अपनाए हुए हैं ये इस रास्ते को आप इंजॉय कर पा रहे हैं कि नहीं, मेन बात ये होती है, ठीक है। तो कोशिश ये कीजिए कि आप अपनी तरफ से इंटरटेनमेंट होने की कोशिश कीजिए, आपका मन पढ़ाई में लगना चाहिए और उस चीज़ को लगाइए। समझिए, अगर आप उस चीज़ को आप समझ पा रहे हैं कि उस चीज़ को लगाते हुए जाइए, कहने का अर्थ है कि आप अपने दिल और दिमाग को पढ़ाई के प्रति लगाइए। हर चीज़ को कॉमेडी मत बनाइए, एंटरटेनमेंट मत बनाइए और चीज़ों को अच्छी तरीके से मेहनत करते हुए करिए। क्योंकि कोई भी चीज़ हमेशा याद रखना, बैठे बिठाए कभी भी किसी को कुछ नहीं मिला है। हर चीज़ के लिए मेहनत बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। आपको कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाओं की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज के शीर्ष बिंदु 3, 5, -4, -1, 1, 2 और -5, -5, -2 है, ठीक है। सो ये आपको दे दिए। तो कुछ देखिए कोसाइन निकालना बहुत ही आसान है, आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है x2 - x1 अपॉन PQ अगर रेखाखंड PQ है, और y2 - y1 अपॉन PQ एंड z2 - z1 अपॉन PQ, सिंपल, ठीक है। तो आपको PQ यानी रेखाखंड की लंबाई चाहिए पड़ती है और त्रिभुज के शीर्ष आपको दे दिए। तो हम AB, BC एंड CA की बात करेंगे। तो यहाँ पर ले लेते हैं कि भुजा, क्योंकि त्रिभुज की भुजा है, भुजा AB के दिक् कोसाइन, ठीक है। रेखा भुजा AB के दिक् कोसाइन यानी आपको A दे दिया कितना 3, 5, -4 और B दे दिया यहाँ पर हमको -1, 1 एंड 2, है ना। तो हम सबसे पहले AB निकाल लेंगे। रेखाखंड भुजा की लंबाई AB बराबर √-1 -3 स्क्वायर, फिर प्लस में 1 - 5 स्क्वायर, प्लस में 2 माइनस एंड माइनस का 4, ये आएगा, ठीक है। और इसका होल स्क्वायर लेना है। सो -4 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 4 यानी कि 6 ले लेते हैं सीधे ही, ठीक है। सो 6 स्क्वायर इस तरीके से, ओके। तो ये हो गया 16 + 16 + 36, तो 16 + 16 + 36 यानी कि हो गया 68। तो यहाँ से हम कर सकते हैं 17 चौको 68 यानी जाएगा 2√17। अब ये A भी आ गया। अब देखो आपको दिक् कोसाइन निकालने के लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए x2 - x1 अपॉन PQ। अब PQ की जगह AB लेंगे, y2 - y1 अपॉन AB एंड z2 - z1 अपॉन AB, यही लेते हैं, ठीक है ना। और x2 - x1, y2 - y1 एंड z2 - z1 और है क्या, कुछ नहीं, यही तो है -1 - 3, 1 - 5 एंड 2 -4, यही होंगे x2 - x1, y2 - y1 एंड z2 - z1, ठीक है। सिंपल चीज़ है। यहाँ से आपने कह दी AB के दिक् कोसाइन, तो AB के दिक् कोसाइन कितने हो जाएंगे, -1 - 3 अपॉन 2√17, ठीक है। 1 - 5 अपॉन 2√17 एंड 2 माइनस का 4 अपॉन 2√17। तो ये कितना हो रहा है भाई, बराबर माइनस का 4 अपॉन 2/17, फिर माइनस का 4 अपॉन 2/17, ठीक है, और 6 अपॉन 2/17। तो यहाँ से आप 2 से काट देंगे तो माइनस का 2/17 एंड 3/17, ये हो जाएंगे AB के दिक् कोसाइन। देन हम बात करेंगे BC के दिक् कोसाइन की, BC के दिक् कोसाइन, ठीक है, यानी भुजा BC के दिक् कोसाइन की हम बात करेंगे। तो यहाँ पर आप B और C की वैल्यू ले लेंगे। भाई बिंदु B कितना दिया है, -1, 1 एंड 2, और C अपन को कितना दिया है, -5, -2, ये दिया है भाई C, ठीक है। तो यहाँ से हम सबसे पहले निकालेंगे BC। तो BC कितना आना है, -5 + 1 स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा -5 - 1 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर, ये होने वाला है ना। और माइनस का 4 स्क्वायर प्लस -6 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर
ठीक है। तो ये हो जाएगा 16 प्लस 36 प्लस 16, ओके 16 प्लस 36 प्लस 16, फिर यही 68 बनने वाला है 68, तो ये हो जाएगा 17 गुणे 4, 17 4 से 2 अंडर रूट 17, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं सिंपली बी सी के दिक कोसाइन, बी सी के दिक कोसाइन, है ना। सो बी सी के कोसाइन फॉर्मूला आपके पास है x2 माइनस x1 अपॉन बी सी करते आएंगे, ठीक है। एंड ये होना भाई -5 प्लस 1 अपॉन 2 अंडर रूट 17, एंड माइनस का 5 माइनस का 1 अपॉन 2 अंडर रूट 17, एंड z2 माइनस z1 होना है -2 अपॉन 2 अंडर रूट 17, ठीक है। सो ये होना है माइनस का 4 अपॉन 2 अंडर रूट 17, माइनस का 6 बटे 2 अंडर रूट 17, एंड माइनस का 4 बटे 2 अंडर रूट 17, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का 2 बटे अंडर रूट 17, माइनस का 3 बटे अंडर रूट 17, एंड माइनस का 2 बटे अंडर रूट 17। तो ये बी सी के दिक् कोसाइन हो गया सिंपल। अब सी ए के दिक् कोसाइन निकालेंगे। देखो क्या दिक्कत है, कुछ नहीं है, वही चीज़ रिपीट हो रही है बार बार। सी ए के दिक् कोसाइन, है ना। तो देखो मैं तो अगर चाहूँ तो मैं लिख दूँ, आपको पता है कि आप कैसे निकालना और सीधे आंसर निकालना, लेकिन आपको पता है मेरी आदत कि मैं पूरी चीज़ एक एक पॉइंट कराता जाता हूँ, ठीक है। फिर उसमें टाइम आपको लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो सी ए के दिक् कोसाइन, ठीक है। तो सी ए के दिक् कोसाइन के लिए सी आपको कितना दिया है, सी आपको दिया है -5 -5 एंड -2, और बी कितना दिया है भाई, आपको बी दे दिया है -1 1 एंड 2, यही दिया है बिल्कुल। तो यहाँ से हम सबसे पहले सी ए निकालना है यार, सी ए चाहिए, बी नहीं, सी ए। तो ए की बात कर लें तो 3 5 -4, तो यहाँ से हम सबसे पहले सी ए निकालेंगे लंबाई। तो अंडर रूट में आएगा 3 + 5 स्क्वायर, देन प्लस में 5 + 5 स्क्वायर, प्लस में -4 माइनस का 2 स्क्वायर, ये आना है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये हो रहा भाई 8 का वर्ग प्लस 10 का वर्ग प्लस -6 का वर्ग, ठीक है। तो 64 + 100 + 36, ये हो जाएगा 200, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये कितना हो रहा है, ये हो रहा है -4 + 2 होना है, ठीक है ना। देखो यहाँ पर अगर हम बात करूँ -4 था -2 था, तो यहाँ पर प्लस का 2 आएगा, प्लस के 2 होने से ये हो जाएगा माइनस का 2। तो यहाँ पर सही कर लेते हैं, -2 यानी आएगा 4, यानी 168 होना है, 168। तो ये हो जाएगा 42 × 4, यानी कि 2 अंडर रूट 42, ठीक है। ओके, तो यहाँ से आप कह रहे हैं कि सी ए के दिक् कोसाइन, सी ए के डायरेक्शन कोसाइन, दिक् कोसाइन, तो आपको लेना कितना भाई, 3 + 5 बटे 2 अंडर रूट 42, देन 5 + 5 अपॉन 2 अंडर रूट 42, देन माइनस का 4 + 2 अपॉन 2 अंडर रूट 42। तो इसको हल कर लेंगे, 8 बटे 2 अंडर रूट 42 एंड 10 बटे 2 अंडर रूट 42 एंड माइनस का 2 बटे 2 अंडर रूट 42। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हैं कि 4 बटे अंडर रूट 42, 5 अपॉन अंडर रूट ऑफ 42 एंड माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 42। तो ए बी, बी सी और सी ए के दिक् अनुपात आपने इस तरीके से निकाल दिए, तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अंतिम ऊंचाई को मैं एक बार और आपको बताना चाहूँगा, जो कुंवर नारायण जी की पोयम है, बहुत ही बेहतरीन है। और आप लोगों ने शायद, जो मैंने कहा था कि एस्पिरेंट्स का जो वो सॉन्ग है अंतिम ऊंचाई वाला, उसको ज़रूर देख लीजिएगा, कि बहुत ही बढ़िया, आपको देख के अंदर से महसूस होगा कि हाँ यार कुछ करके दिखाना है। कितना स्पष्ट होता आगे बढ़ते जाने का मतलब, अगर 10 दिशाएं हमारे सामने होती, हमारे चारों ओर नहीं। कितना आसान होता चलते चले जाना, यदि केवल हम चलते होते, बाकी सब रुका होता। मैंने अक्सर इस ऊल जलूल दुनिया को 10 सिरों से सोचने और 20 हाथों से पाने की कोशिश में अपने लिए बेहद मुश्किल बना लिया है। शुरू में सब यही चाहते हैं कि सब कुछ शुरू से शुरू हो, लेकिन अंत तक पहुंचते पहुंचते हिम्मत हार जाते हैं।
हमें कोई दिलचस्पी नहीं रहती कि वह सब कैसे समाप्त होता है जो इतना धूमधाम से शुरू हुआ था हमारे चाहने पर। दुर्गम वनों और ऊंचे पर्वतों को जीतते हुए जब तुम अंतिम ऊंचाई को भी जीत लोगे, जब तुम्हें लगेगा कि कोई अंतर नहीं बचा अब तुम में और उन पत्थरों की कठोरता में जिन्हें तुमने जीता है, जब तुम अपने मस्तिष्क पर बर्फ का पहला तूफान झेलोगे और कांपोगे नहीं, तब तुम पाओगे कि कोई फर्क नहीं सब कुछ जीत लेने में और अंत तक हिम्मत ना हारने में। तो इस प्रकार से यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेलेक्ट जरूर कर लीजिए ताकि जो भी नया वीडियो आपको मिले उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप अपनी वीडियो लेक्चर के साथ, अपनी क्लास के साथ अपडेटेड बने रहें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और अगर आप लाइव क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, लाइव क्लासेस को अटेंड करना चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप प्ले स्टोर में भी सर्च कर सकते हैं एक्सपी क्लासेस। वहाँ से भी आप हमारी एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें। लाइव क्लासेस के साथ साथ वहाँ पर आपको फ्री PDF नोट सॉल्यूशन और एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप भी प्रोवाइड किया जाता है ताकि जो भी कुछ आपका डाउट हो आप अपने डाउट को उस व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू पूछ सकते हैं और अपनी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जरूर फॉलो करें। फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगे। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं तो उनको आप फॉलो जरूर कर सकते हैं। वहाँ पर हमें मिलेंगे अगली वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।